नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की हमारी कहानी। आशा हिंदी में पीएचडी कर रही थी। वह विभाग के प्रमुख डॉक्टर अमित के अधीन शोध कर रही थी। डॉक्टर अमित कुछ दिनों के लिए बाहर गए थे। उन्होंने अपने कक्ष की चाबी आशा को दे दी थी ताकि वह उनकी पुस्तकों को पढ़ सके। और इसी बीच एक प्रोफेसर भी 2 महीनों की छुट्टी पर चले गए। उनकी जगह आशा को अस्थायी तौर पर नियुक्त किया गया। आशा हमेशा सफ़ेद साड़ी व ब्लाउज पहनती थी। उसका गेहुआ रंग, तीखे नैन नक्श, हंसमुख एवं आकर्षण चेहरा सभी को उसे देखने को मजबूर कर देता था। इसके अलावा कुदरत ने उसे मधुर वाणी भी दी थी। आशा अपनी पहली क्लास में लेने स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की कक्षा में गई। उसने विद्यार्थियों को संबोधित कर अपना परिचय देते हुए कहा, आप सभी विद्यार्थी मुझे अपना मित्र ही समझें। इन 2 महीनों में मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगी और हो सकता है मुझे भी आपसे कुछ सीखने को मिले, जिससे मुझे अपनी शोध पुस्तिका पूरी करने में भी मदद मिले। इसके बाद आशा ने सभी छात्राओं का भी परिचय लिया। उस कक्षा में दीपक नामक छात्र भी था जो मध्यवर्गीय परिवार से था। उसके पिता का देहांत हो चुका था। माँ गृहिणी थी। पिता द्वारा रखे रुपयों और पेंशन से माँ बेटे का गुजारा होता था। दीपक पढ़ने में बहुत ही होशियार था और स्मार्ट पर्सनालिटी का भी स्वामी था। एक पेपर ठीक न होने की वजह से उसने पिछले साल परीक्षा ड्रॉप कर दी थी। वह हंसमुख और मजाकिया स्वभाव का भी था। आशा पहले दिन क्लास लेकर दोपहर में जब कॉलेज से निकली तो काफ़ी बारिश हो रही थी। वह गेट के बाहर रिक्शे के लिए खड़ी थी। बारिश कम हो गई थी। आमतौर पर वह ऑटो से घर जाती थी। ऑटो उसे मेन रोड पर छोड़ देता, फिर कुछ दूर गली में जाने पर उसका घर पड़ता था। तभी दीपक अपने स्कूटर से वहां गुजरने लगा तो आशा को देखकर रुक गया और बोला, मैडम कहाँ जाना है आपको? चलिए आपको घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं रिक्शे में चली जाऊँगी। बारिश के चलते अभी रिक्शा जल्दी नहीं मिलेगा। चलिए, किराया मुझे दे देना। इस पर दोनों हंस पड़े और फिर आशा हंसते हुए स्कूटर पर बैठते हुए बोली, सब्जी मंडी जाऊँगी। कितना किराया लोगे? आप अपनी मर्जी से जो दे दें। वैसे मैं भी उधर से ही जाता हूँ। आपके साथ को ही किराया समझ लूँगा। सब्जी मंडी पहुँच पर आशा बोली, बस मुझे यहीं ड्रॉप कर दो, बगल वाली गली में ही मेरा घर है। दीपक ने स्कूटर न रोककर गली में मुड़ते हुए कहा, अभी बारिश हो रही है, आपको घर तक छोड़ देता हूँ। थोड़ी दूर चलने पर आशा ने स्कूटर रोकने को कहा। स्कूटर से उतरकर उसने दीपक को धन्यवाद दिया, फिर बाएं में हाथ हिलाकर घर के अंदर चली गई। दीपक सोचने लगा कि इसके घर तक आया और इसने औपचारिकतावश भी अंदर आने को नहीं कहा। और कहाँ मैं चाय की सोच रहा था। दूसरे दिन आशा ने क्लास में कहा, आप लोगों को कल मैं सूरदास द्वारा लिखित सौंदर्य वर्णन के विषय में बता रही थी। मुझे आशा है कि आप सभी इसे भली भांति समझ गए होंगे। किसी को कोई संदेह हो तो पूछ सकता है। दीपक ने पूछा, मुझे सूरदास की इन पंक्तियों के अर्थ बताएं। अद्भुत एक अनुपम बाग जुगल कमल पर गजवर कीड़ता पर सिंह करत अनुराग। इसका मतलब और जिन्हें पता नहीं है कृपया अपना हाथ उठाएं, आशा ने कहा। पूरी क्लास में किसी ने हाथ नहीं उठाया। तब आशा बोली, मुझे पता है आप सभी यह बीए ऑनर्स में पढ़ चुके हैं। फिर भी दीपक मुझसे डॉक्टर अमित के कक्ष में मिले तो उन्हें समझा दूंगी। इस पर सभी लड़के धीरे धीरे मुस्कुराने लगे, जबकि लड़कियां गंभीर मुद्रा में थी। दीपक जब आशा से मिला तब आशा ने पूछा, मैं क्लास को तो आप कहकर संबोधित करती हूँ, पर मैं अकेले में तुम्हारे साथ ज़्यादा सहज महसूस करती हूँ। तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं, मुझे जरा भी बुरा नहीं लगेगा, बल्कि खुशी ही होगी। क्या तुम सही में उन पंक्तियों का अर्थ नहीं जानते हो? मैडम, सर ने बताया था, पर यह भी कहा था कि वर्तमान में इसका और अर्थ भी हो सकता है। तो तुम यह और अर्थ मेरे मुंह से जानना चाहते हो?
मैडम आप बुरा मान गई तो रहने दीजिए। नहीं, मैं बताने जा रही हूँ। आजकल तो स्त्री के विभिन्न अंग पुरुष कवियों के प्रिय विषय हैं। नारी की सुंदरता का वर्णन करने के लिए उसके अंगों को और अन्य उतार चढ़ाव की उपमाएं दी जाती हैं। आजकल तो फिल्मों में भी फिल्मी गीतों और विज्ञापनों में स्त्री सुलभ अंगों को दिखाया जाता है। तुम कदाचित इसी संदर्भ में मेरे मुख से सुनना चाहते थे। दीपक चुपचाप उठकर आशा के रूम से निकल गया। अगले सप्ताह फिर आशा को उसकी क्लास में पढ़ाना था। आशा ने कहा, आज हम लोग अलंकार के विषय में चर्चा करेंगे। अलंकार एक प्रकार का संदेह अलंकार, जैसे साड़ी पीछे नारी है कि नारी पीछे साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। यहाँ साड़ी और नारी के बीच में संशय दिखाया गया है। आप में से कोई दूसरे प्रकार के अलंकार का उदाहरण दे सकता है? दीपक बोला, एक कबूतर देख। हाथ ने पूछा, कहाँ अपर? उसने कहा, अपर कैसा? वह तो उड़ गया सपर है। आशा उत्साहित होकर बोली, बहुत अच्छा उदाहरण दिया दीपक ने। धन्यवाद दीपक। यह वक्रोक्ति अलंकार का उदाहरण है। कहा जाता है कि जब जहांगीर ने नूरजहां से पूछा कि तुम्हारे पास एक ही कबूतर है, दूसरा अपर कहाँ है, तो उसने दूसरे कबूतर को भी उड़ा कर कहा कि अपर बेपर कैसा? वो तो इसी की तरह सपर वाला था। उस दिन फिर दोपहर बाद बारिश होने लगी। आशा रिक्शे का इंतजार कर रही थी। दीपक ने सामने आकर स्कूटर रोक कर कहा, चलिए मैं भी घर ही जा रहा हूँ। आशा, आज तुम तुरंत बैठने को तैयार हो गई। दीपक उसे घर ड्रॉप कर मुड़ने वाला था तो आशा बोली, अंदर आओ, चाय पी कर जाना। दीपक कुछ पल आशा को देखता रहा। इसी बीच आशा ने दोबारा कहा, स्कूटर बंद करो और अंदर चलो। उस दिन माँ घर में नहीं थी, इसलिए तुम्हें बिना चाय को पूछे जाने दिया था। अंदर आ जाओ। थोड़ी देर में आशा खुद चाय बना लाई और फिर दोनों चाय पीने लगे। आशा की माँ बगल के कमरे में सिलाई कर रही थी। जब तक वे बाहर आई, दीपक जाने के लिए तैयार था। वह माँ को प्रणाम और आशा को बाय कर चल गया। उसके जाने पर माँ ने पूछा, अच्छा लड़का है, तुझे पसंद है? माँ, तुम भी ना। वह मेरा स्टूडेंट दीपक था। आजकल तो तुम लोग जिंदगी भर पढ़ते रहते हो, आखिर शादी कब करोगी? कुछ दिनों बाद आशा अपनी माँ के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी थी। संयोगवश दीपक भी अपनी माँ के साथ वहाँ पहुँचा। आशा ने उन्हें देखा तो अपनी टेबल पर ही बुला लिया। एक दूसरे का परिचय हुआ। आशा ने बताया कि अगले सप्ताह उसकी नियुक्ति का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और साथ में उसका शोध कार्य भी। दीपक की माँ ने आशा से कहा कि दीपक उसकी बड़ाई करते नहीं थकता। आशा की माँ ने भी दीपक की तारीफ की और कहा कि बीच बीच में आते रहा करो। अब तो आशा भी घर पर ही मिलेगी। दीपक और आशा कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे। आशा ने अपना शोध सौंप दिया था। एक दिन दीपक सब्जी मंडी गया तो वहां से आशा के घर जा पहुंचा। उस समय आशा अकेली ही थी। बोली, आओ, आज इधर की याद कैसे आई? सच कहूँ या झूठ? मुझे सच बोलने वाले अच्छे लगते हैं। तो सुनिए, आपकी याद तो हर पल मेरे दिल में रहती है। आपकी पर्सनालिटी ही कुछ ऐसी है, बातें भी अच्छी बना लेते हो। नहीं मैडम, मैं आपको अच्छी तरह परख कर आपका मूल्यांकन कर सकता हूँ। तो क्या देखा मुझ में? आप श्वेत वस्त्रों में निर्मल, अभिजात और सुसंस्कृत लगती हैं। अब तक माँ आ गई थी। तीनों ने चाय पी। फिर दीपक चला गया। कुछ महीनों बाद दीपक सेकंड क्लास से एमए कर गया तो आशा डॉक्टर आशा बन चुकी थी। आशा दीपक के घर बधाई देने गई तो दीपक बोला, मैंने लास्ट ईयर ड्रॉप किया था यह सोचकर कि इस साल फर्स्ट क्लास लाऊंगा। आशा बोली, भाषा में फर्स्ट क्लास लाना कठिन है। वैसे भी इस साल कोई फर्स्ट नहीं आया और तुम सेकंड क्लास में टॉप पर हो, तो मुंह मीठा करो। दीपक को उसने अपने हाथों से मिठाई खिलाई। दीपक ने भी मिठाई का एक पीस आशा के मुंह में डाला। फिर बोला, उस दिन आपने पूछा था कि आप में क्या देखा है मैंने, तो मैं इस आशा को पाकर बौरा गया हूँ।
आपके ख्यालों में मदहोश रहता हूँ। पागल मत बनो, जो जी में आए बक देते हो। मत भूलो तुम मेरे स्टूडेंट रहे हो। घर लौटने पर आशा भी कुछ देर तक दीपक के बारे में सोचती रही। थोड़ी देर तक वह भी दुविधा में थी। आशा और दीपक दोनों नौकरी के लिए कोशिश कर रहे थे। आशा ने अपने ही शहर में सरकारी संस्था में राजभाषा विभाग में प्रबंधक के पद को ज्वाइन किया। दीपक ने दूसरे शहर में नौकरी ज्वाइन की। जाने के पहले दीपक आशा से एक पार्क में मिला। आशा बोली, अब तो तुम दूर जा रहे हो, पर संपर्क में रहना। दूर भले रहूं, पर आपकी याद दिल में लिए जा रहा हूँ। पता नहीं आपको मेरी याद आएगी या नहीं, कहकर उसने आशा का हाथ पकड़ चूमते हुए आगे कहा, मैं नहीं जानता सही है या गलत, पर मेरा आपसे दूर जाने का मन नहीं कर रहा। तुम क्या पागल जैसी हरकतें करते रहे हो? यहाँ पब्लिक प्लेस में अपनी और मेरी इज्जत का कुछ ख्याल करो। तुम तो चले जाओगे, पर मैं यहीं रहूंगी। जानबूझकर क्यों एक तरफा प्यार में पागल हो रहे हो? हम दोनों के बीच फासले हैं, समझो। क्या फासले हैं? बस उम्र का फासला है, और वह भी 1-2 साल का होगा। कभी कभी छोटे फासले तय करने में भी उम्र गुजर जाती है। चलो घर चलते हैं। दीपक दूर शहर में नौकरी करने लगा। आशा से उसका संपर्क बना हुआ था। आशा भी उसके बारे में अक्सर सोचती थी। उसकी शादी भी हो गई। दीपक शादी में आया था। आशा को गिफ्ट देते समय उसकी आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें आशा के मेहंदी लगे हाथों पर जा गिरी थी। उसने भीगी आंखें बंद करके एक गजल सुनाई। ओठों को सी के उनको न जाए जीना पड़े कभी, मेहंदी रचे हाथ ना फीके पड़े कभी। वह चला गया। इस पर आशा की आंखें भी नम हो गई। आशा की शादी अपनी कंपनी के एक इंजीनियर से हुई थी। 1 साल के अंदर ही वह एक सुंदर कन्या की मां बन गई। शुरू में सब ठीक चल रहा था, पर 2 सालों के बाद उसका पति अमेरिका चला गया। उसने जाते समय आशा से कहा था कि वहाँ ठीक से सेटल होने पर उन्हें भी ले जाएंगे। शुरू में तो आशा का पति अक्सर उससे बातें करता था, पर फिर धीरे धीरे यह सिलसिला कम होने लगा और बाद में बिल्कुल बंद हो गया। एक दिन आशा ने पति के नंबर पर फ़ोन किया तो पता चला कि यह नंबर मौजूद नहीं है। आशा ने पति के करीबी दोस्त से बात की तो उसने कहा, भाभी जी, मैं नहीं बताना चाहता था, पर उसका तो अमेरिका में भारतीय मूल की एक अमेरिकी लड़की से चक्कर चल रहा है। काफ़ी दिनों से उसी के साथ रह रहा है। उसे तो ग्रीन कार्ड भी मिल गया है। अब तो उसके लौटने की उम्मीद ना के बराबर है। दीपक और आशा संपर्क में थे, पर आशा ने अपने पति के बारे में उसे या उसकी माँ को कुछ नहीं बताया था। एक दिन आशा अपनी बेटी को लेकर दीपक की माँ से मिलने गई। माँ ने जब उसके पति के बारे में पूछा तो उसने अपनी कहानी सुना दी। माँ को सुनकर बहुत दुख हुआ था। उसी दिन अचानक दीपक के बिना कुछ पूर्व सूचना के आ पहुंचा। आशा और उसकी बेटी को देखकर बहुत खुश हुआ। आशा पहले की अपेक्षा दुबली हो गई थी और पुराने स्टाइल में सफ़ेद साड़ी में थी। दीपक श्वेता को गोद में लेकर उसके साथ खेलते हुए बोला, यह तो आपसे भी सुंदर है। आशा के चेहरे पर एक बनावटी हंसी थी। माँ ने जब आशा की कहानी सुनाई तो उसे बहुत दुख हुआ। कुछ इधर उधर की बातों के बाद आशा ने कहा, दीपक की शादी जल्दी कर दो माँ जी। माँ बोली, अब तुम ही समझाओ बेटी, मैं तो बस किसी के इंतजार में ही रह गया। किसका इंतजार दीपक? आशा का। यह नामुमकिन है, तुम समझते क्यों नहीं हो? कहा आशा रोने लगी। अरे, मैंने कुछ बुरा कहा क्या? आशा ने दीपक का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, नहीं, तुम्हारी सोच में कोई बुराई नहीं है, बल्कि तुम मेरा भला ही सोच रहे हो, पर हम जैसा सोचते हैं वैसा हमेशा तो हो नहीं पाता। मैंने कहा था ना कि हमारे बीच जो फासले हैं उन्हें मैं पाट सकती हूँ। मुझे तो कोई फासला नहीं दिखता है। किस फासले की बात कर रही हैं आप? एक हो तो बताओ। मैं नहीं मानता तो सुनो। एक तो उम्र का फासला, तुम खुद मानते हो।
दूसरा मैं परित्यक्ता हूँ, तीसरा मैं एक बच्चे की माँ हूँ, चौथा अपनी बेटी का सौतेला पिता मुझे मंजूर नहीं है, और अंत में तुम्हारे मेरे बीच गुरु शिष्य का रिश्ता रहा है, और शायद इसलिए तुम मुझे अभी तक आप ही कहते आए हो। मैं अपने जीवन में इसकी गरिमा बनाए रखना चाहती हूँ। इसका मतलब मैं क्या समझूँ? आप क्या दोबारा विवाह नहीं करेंगी? नहीं, आप में अदम्य साहस देख रहा हूँ। कुदरत आपकी सहायता करेगी। कह कुछ देर तक दीपक खामोश रहा। उसके चेहरे पर निराशा झलक रही थी। वह चुपचाप सिर झुकाए बैठा था। तभी आशा ने पूछा, क्या तुम मुझे मन से चाहते हो? आपको इसमें कोई संदेह है क्या? नहीं, संदेह नहीं। इसीलिए कह रही हूँ कि माँ और मेरी बात मानकर शादी कर लो। रिश्ते वही सच्चे होते हैं जो मन से बंधे हो। मन का रिश्ता दिलों को मन की गहराइयों तक बांधे रहता है। दुखी नहीं होना। तन का बंधन इस जन्म में नहीं संभव है, पर विश्वास करो, मन से मैं तुम्हें से जुड़ी हुई रहूंगी। दीपक ने भी अपनी दोनों हाथों से उसके हाथों को पकड़ लिया। दोनों की आंखों से आंसू की बूंदें एक दूसरे के हाथों पर टपक रही थी। दोनों के मन की पीड़ा आंखों में उतर आई थी। दीपक बोला, आप भी एक वादा करें कि जीवन के किसी भी मोड़ पर मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे अवश्य याद करेंगी। तभी मैं समझूंगा कि मन की डोर से बंधे हैं हम दोनों। माँ काफ़ी देर से चुप खड़ी उन दोनों की बातें सुन रही थी। वे आशा को संबोधित करते हुए बोली, आशा, तुम मुझे अपनी माँ जैसी ही समझना। निसंदेह आशा बेटी को गोद में लेकर घर से निकल गई। दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।